स्टूडेंट, आज हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वे सारे इंस्ट्रूमेंट की बनावट कैसी होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, साथ ही साथ हम लोग ये सीखेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट प्लेन टेबल सर्वेइंग में काम कैसे करती है। ठीक है, तो आइए फ्रेश हेडिंग बना लीजिए, एसेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है ना, कि कौन कौन से एसेसरीज प्लेन टेबल में हम लोग यूज करेंगे। देखिए, प्लेन टेबल का भी यूज करेंगे, ट्रीपॉड का भी यूज करेंगे, एलिडेट का भी यूज करेंगे, कंपास का भी यूज करते हैं, स्पिरिट लेवल का भी यूज करते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क का भी यूज करते हैं और ड्राइंग सीट का भी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके सारे को फंक्शन सीखने की कोशिश करेंगे, बनावट सीखने की कोशिश करेंगे और डायमेंशन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब हेडिंग बना लीजिएगा प्लेन टेबल। ठीक है ना, हाँ, तो आइए प्लेन टेबल को समझ लेते हैं। प्लेन टेबल एक लकड़ी का बना हुआ टेबल ही रहता है। ठीक है ना, लकड़ी का बना हुआ एक पूरी तरह से ऊपर वाला सरफेस जो होता है वो लेवल होता है, ये लकड़ी का बना होता है। और इन जनरली जो लकड़ी का यूज करते हैं वो या तो टीक की लकड़ी यूज करते हैं या तो पाइन लकड़ी यूज करते हैं। पाइन मतलब होता है देवदार। ठीक है ना, टीक या देवदार लकड़ी का हम लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक है ना, इसमें एक खासियत होती है कि ये पूरी तरह से सीजनड टिम्बर रहता है। ठीक है ना, कि मतलब वेदरिंग का इफेक्ट कम पड़े। ठीक है ना, ये नहीं कि बरसात में यूज कर रहे हैं, बरसात के समय में तो थोड़ा बहुत रैपिंग कर जाए, गर्मी के दिन में उलाह जाए। ठीक है ना, तो ये सब कंडीशन इसमें बहुत कम आता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है ना, हाँ, दूसरी खास बात ये होती है कि इसकी डायमेंशन फिक्स होती है। ये जो प्लेन टेबल होती है उसकी डायमेंशन फिक्स होती है, 750 mm लेंथ होती है और इसकी जो ब्रेथ होती है वो 600 mm होती है। आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेन टेबल कितना होता है, तो आपको बताना होगा कि सर 750 गुने 600 mm की होती है। इस बात को आप समझिएगा कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेन टेबल कितना होता है, वो 750 mm गुने 600 mm होती है। ठीक है ना, हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली बात होती है कि ये वाला जो टेबल होता है उसको ट्रीपॉड में फिक्स करते हैं और ट्रीपॉड में फिक्स करने के लिए कुछ गुना काटा हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, तो पहले तो देख लेते हैं कि इसकी जो नीचे वाला पोर्शन में इस तरह से बैटन लगाया हुआ था। ठीक है ना, हाँ, इस तरह से बैटन लगाया होता है और इसके अंदर क्या होता है कि एक प्लेट चिपकाया रहता है जिस प्लेट में गुना काटा हुआ होता है। ये जो प्लेट चिपकाया हुआ होता है अंदर से डॉटेड से ना दिखा देंगे, बहुत अंदर है, तो इसकी गुना काटा हुआ होता है। ठीक है ना, हाँ, तो ये गुना काटा हुआ इस मतलब प्लेट रहता है जिसका यूज करते हैं हम लोग ट्रीपॉड में फिक्स करने के लिए। ठीक है ना, हाँ, तो यही आपकी क्या हो गई, ड्राइंग बोर्ड, मतलब ड्राइंग टेबल, ड्राइंग बोर्ड नहीं, प्लेन टेबल हो गई। ठीक है ना, ये आपकी प्लेन टेबल हो गई। देखिए प्लेन टेबल के पढ़ देते हैं। द प्लेन टेबल इज ए ड्राइंग बोर्ड, एक तरह का ड्राइंग बोर्ड ही होता है जिसका जो डायमेंशन होता है 750 mm गुने 600 mm की होती है। ये स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है। जब भी आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ कि प्लेन टेबल की जो डायमेंशन होती है वो कितना होती है, तो 750 mm गुने 600 बोलना होगा। ठीक है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ वेल सीजन टिम्बर, और ये जो बना होता है वो लकड़ी का बना होता है जो पूरी तरह से सीजनड किया गया हो। ठीक है ना, ये कौन कौन से लकड़ी का बना होता है, या तो टीक का बना होता है या तो पाइन का बना हुआ होता है। ठीक है ना, हाँ, एक बात और यहाँ पे जो भी बताएं कि द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज बेल लेवल, जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है ना वो पूरी तरह से एकदम लेवल में रहता है, ये नहीं कि उखड़ खाबड़ हो जाए, वैसा नहीं रहता है। ठीक है ना, हाँ, करके एंड द बॉटम सरफेस कंसिस्ट ऑफ थ्रेडेड सर्कुलर प्लेट, और जो नीचे वाला जो सरफेस होता है ना, नीचे वाला नहीं दिखाई पड़ेगा नीचे वाला, तो इसीलिए इसको डॉटेड से दिखाएं, और अंदर में थ्रेडेड गुना कटा हुआ पोर्शन रहता है जिसको ट्रीपॉड में फिक्स करते हैं। ठीक है ना, हाँ, किस चीज़ से फिक्स करते हैं ये भी यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग बिंग नट के थ्रू फिक्स करते हैं। ठीक है ना, हाँ, वो बिंग नट उसमें होता है लगा हुआ। ठीक है ना, हाँ, अभी इमेज में दिखाते हैं बिंग नट क्या होता है। ठीक है ना, हाँ, और इसकी प्लेन टेबल के आप रियल इमेज पिक्चोरियल व्यू भी देख रहे होंगे। ठीक है ना, हाँ, इट इज़ यूज्ड फॉर फिक्सिंग द ड्राइंग शीट ओवर दिस टेबल, और इस टेबल का यूज करते हैं किस लिए, तो इसी के ऊपर ड्राइंग शीट रख करके आप सारे मेजरमेंट वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं फील्ड में। ठीक है ना, हाँ, तो देखिए ग्रीन कलर से इसके ऊपर ड्राइंग शीट भी हल्का फुल्का भी लगा देते हैं। ठीक है ना, हाँ, और यहाँ पे ये ड्राइंग शीट हो गया जो ग्रीन कलर से रख दिए ना, ड्राइंग शीट रख करके आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। ठीक है ना, हाँ, ड्राइंग शीट, हाँ,
देखिए इतना बात आपको समझ आ गया। एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे, देयर आर मेनी टाइप्स इन अवेलेबल, ये मतलब अलग अलग टाइप्स के अवेलेबल होते हैं, मतलब कौन सा चीज़, प्लेन टेबल, ठीक है ना। सिंपल ट्रैवर्स टेबल एक होता है, दूसरा जॉनसन टेबल होता है, तीसरा कॉस्ट सर्वे टेबल होता है, ठीक है ना। देखिए जॉनसन टेबल की जो डायमेंशन होता है वो 45 × 60 सेंटीमीटर की डायमेंशन होती है, ठीक है ना, और बाद बाकी इसकी कोई स्टैंडर्ड डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ लेकिन 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 ये तीनों टेबल में सबसे अच्छा एक्यूरेसी कौन देता है, वो ये तीनों टेबल में कौन सा टेबल यूज करेंगे तो सबसे अच्छा एक्यूरेसी देगा, तो ये बोला जाता है कि सर कोस्ट सर्वे टेबल अगर यूज करेंगे ना तो सबसे बढ़िया एक्यूरेसी माना जाता है, ठीक है ना। इस बात को समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ इसका यूज हम लोग करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वर्क की ज़रूरत होती है ना, तो वहाँ पे हम लोग मतलब सर्वे टेबल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख दिया गया है कोस्ट सर्वे टेबल इज सुपीरियर देन अदर टू, यानी ये जितने भी है तीनों बताया गया है ना, ये तीनों में से सबसे बढ़िया जो है आपको कोस्ट सर्वे टेबल ही होता है, ठीक है। हाँ चलिए हम लोग तो अपन प्लेन टेबल की कहानी कर लिया कंप्लीट। जो मेन बात प्लेन टेबल में याद रखने वाली बात होती है वो ये डायमेंशन याद रखने वाली होती है कि कितना डायमेंशन की प्लेन टेबल होती है, लकड़ी का बना होता है, उसके बाद कितने टाइप्स के प्लेन टेबल होते हैं, तो सिंपल ट्रैवर्स टेबल, जॉनसन टेबल, कोस्ट सर्वे टेबल। सबसे बढ़िया कौन होता है तीनों में, तो तीनों में बढ़िया होता है कोस्ट सर्वे टेबल। बढ़िया किस मामले में होता है, तो एक्यूरेसी के मामले में, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे नोट पॉइंट को लिख दिया गया। चलिए प्लेन टेबल की तो कहानी खत्म कर दी, आते हैं ट्रीपोड की। तो ट्रीपोड कुछ नहीं है, देखिए ट्रीपोड एक इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसमें भी थ्रेडेड कटा होता है और ऐसा बोलेंगे ऐसा, ठीक है ना, ये ट्रीपोड होता है। और इस जो यहाँ पे प्लेन टेबल में जो ट्रीपोड यूज करते हैं ना वो हल्का वेट का यूज करते हैं, मतलब हल्का ट्रीपोड यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ तो वही लिखा है लाइट वेट ट्रीपोड जनरली यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग में हल्का वेट का हम लोग मतलब ट्रीपोड को यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर फिक्सिंग द प्लेन टेबल बाय बिंग नट। इसको यूज किस लिए करते हैं, तो बस कुछ नहीं, ये जो प्लेन टेबल है ना इसको फिक्स करने के लिए ट्रीपोड का यूज करते हैं। कौची से कसल जाता है बाबू, फिर से आया बात बिंग नट, ठीक है ना। हाँ तो बिंग नट से हम लोग कसते हैं, ठीक है ना। हाँ उसके बाद एक आता है इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है एलिडेड, और एलिडेड को आप बड़े ढंग से समझिएगा। देखिए इसमें पहले से ही स्टार लगाया गया है, इसका मतलब ये कुछ खास है आपके सेमेस्टर के लिए, ठीक है ना। हाँ तो एलिडेड को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ एलिडेड टू साइट ऑफ द रेंजिंग रड, ठीक है ना। एलिडेड का यूज काची करते हैं, दूसरे मतलब जो टारगेट दिया हुआ होता है ना उस टारगेट को साइट करने के लिए यूज करते हैं, यानी देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ तो इन जनरली जो होता है टारगेट मतलब आपके रेंजिंग रड ही ना होगा बहुत, तो रेंजिंग रड को देखने के लिए, जैसे ये रेंजिंग रड है और इसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एलिडेड। कैसा होता है अभी हम दिखाते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए टाइप्स ऑफ एलिडेड, प्लेन एलिडेड और टेलीस्कोपिक एलिडेड। ये जनरली दो टाइप्स के एलिडेड होते हैं, एक प्लेन एलिडेड होता है, दूसरा टेलीस्कोपिक एलिडेड होता है। हम लोग प्लेन एलिडेड को समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। हाँ देखिए प्लेन एलिडेड को समझ लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए इस तरह से आपको कुछ स्केल बनाए हुए रहते हैं, दिखाई तो पड़ रहा होगा ना। हाँ देखिए और इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह से आपको बेवल्ड एज होता है। बेवल्ड मतलब समझ रहे हैं, अरे एक तरफ से हल्का चैप्टर आता है इस तरह से, ठीक है ना, उस एज को हम लोग बोलते हैं बेवल्ड एज, ठीक है ना। हाँ इस तरह से रहता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, और मतलब इस तरह से आपको यहाँ पे चैप्टा दिखाई रहता है, इधर मतलब चैप्टा एज रहता है और इसमें रीडिंग कटा हुआ होता है। ये चैप्टा एज होता है ना उसमें रीडिंग कटा होता है। देखिए हम रीडिंग काट के भी बता देते हैं, ठीक है ना, ऐसे समझ नहीं फीलिंग नहीं जनरेट हो रहा होगा, ठीक है ना। हाँ इस तरह से ग्रेजुएशन कटे होते हैं इस एज में। देखिए चैप्टा एज होता है ना इसीलिए इसको बोलते हैं बेवल्ड एज। क्या बोलते हैं बाबू, बेवल्ड एज, ठीक है ना। हाँ इसको बोलते हैं बेवल्ड एज, कहीं पे मीनिंग लिखा हुआ होगा बेवल्ड एज, ठीक है ना। हाँ BEVELLED बेवल्ड एज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेवल्ड एज। और इसके दोनों साइड पर
इसके दोनों साइड पर क्या लगाया होता है, एक भान लगाया होता है, ठीक है ना। हाँ, इस साइड पर भी भान लगाया होता है और इस साइड पर भी भान लगाया होता है, ठीक है ना। ये दोनों ही साइड पर क्या होता है, वो भान लगाया होता है, ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ना, जिस साइड से आप लोग देख रहे हैं ना, उस साइड को बोलते हैं साइट भान। क्या बोलते हैं भाव, साइट भान। यानी यहाँ पे आपको स्लिट कटा होता है, यहाँ से आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक स्लिट कटा होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यही दोनों स्लिट से क्या करते हैं, देखते हैं। और जो एक और भान बन रहा है ना, उस वाले भान को बोलते हैं हम लोग भाव भान में लगाया हुआ होता है पूरी तरह से। एक होता है हॉर्स हेयर लगाया होता है, क्या लगाया होता है, हॉर्स हेयर लगाया होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझिए, हॉर्स हेयर लगाया हुआ होता है। फिर से इसको समझ लीजिए कि देखिए ये यहाँ पे स्केल जैसा एक रहता है बीच में, ठीक है ना, जो मेटल का बना होता है और उसमें ग्रेजुएशन कटा होता है और बेवल्ड होता है, और उसके दोनों साइड पर एक दो भान लगाया होता है, एक भान इस साइड में और एक साइड दूसरे एंड पर भान लगाया रहता है, यानी दोनों एंड पर भान लगाया होता है, ठीक है ना। तो जिस एंड से आप देखते हैं ना, तो उस एंड को बोलते हैं साइट भान, ठीक है ना। और जिधर ऑब्जेक्ट रहता है ना, तब उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट भान। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भान। और ऑब्जेक्ट भान में ही लिख देते हैं नाम उसका, इसको बोलते हैं साइट भान, साइट भान, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन, ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट वेन में क्या लगा रहता है, वह हॉर्स हेयर लगा रहा था, हॉर्स हेयर लगा रहा था। और साइट भान में क्या लगा रहा था, तो स्लिट लगा होता है। स्लिट मतलब होता है छेद, ठीक है ना। देखिए कोई कोई में 2 गो छेदा होता है, कोई कोई में 3 गो छेदा होता है, ठीक है ना। 3 गो रहेगा तो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, 2 गो रहेगा थोड़ा कम एक्यूरेसी के साथ दिखाएगा, है ना। हाँ, तो यही छेदा से को क्या करते हैं हम लोग, साइटिंग करते हैं। क्या करते हैं, साइटिंग करते हैं। ये वाला क्रॉस हेयर क्या करता है, क्रॉस हेयर बोला जा रहा है बार बार। हॉर्स हेयर क्या करता है, आपकी टारगेट पर जाकर के बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। हाँ, तो यही आपका हो गया प्लेन एलिडेड, ठीक है ना। हाँ, तो प्लेन एलिडेड में जो बेवल्ड एज रहता है ना, जिधर थोड़ा सा चपटा वाला पार्ट होता है ना, आप फिगर में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो फिगर अटैच कर दिए, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए बेवल्ड एज को ही हम लोग बोलते हैं वर्किंग एज। क्या बोलते हैं वहाँ, बेवल एज को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग एज। देखिए ये वाला थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, इसको बोलते हैं वर्किंग एज। बेवल एज को ही क्या बोलते हैं, वर्किंग एज। और वर्किंग एज का ही एक और नाम है फ्यूडिशियल एज, फ्यूडिशियल एज। तो देखिए इसी का 3 नाम है, वर्किंग एज इसी को बोलते हैं, बेवल्ड एज भी इसी को कहते हैं, और फ्यूडिशियल एज भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, यानी जिधर से काम करते हैं तो उधर चपटा है, इसीलिए उसको बेवल्ड एज बोलते हैं, उसी को वर्किंग एज बोलते हैं, और उसी का एक और नाम है फ्यूडिशियल एज, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। इट इज़ ए सिंपल फॉर्म ऑफ एलिडेड, ये एलिडेड का सबसे सिंपल फॉर्म होता है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी वर्क, और इसको ऑर्डिनरी वर्क के लिए यूज करते हैं, मतलब छोटा मोटा वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ मेटल वुडन, मेटल और वुडन रूलर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं रूलर, ठीक है ना। हाँ, ये कांची का बना होता है वो, तो ये जनरली तो मेटल का ही बना होता है, लेकिन ये लिख दिया गया फॉर्मेलिटी के लिए लकड़ी का। लकड़ी का आप जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। बहुत पुराने ज़माने में लकड़ी का यूज हुआ करता था, जनरली ये मेटल का ही बना हुआ होता है। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं, रूलर। यहाँ से यहाँ तक का इस लेंथ को बोलते हैं हम लोग बाबू रूलर, रूलर, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। और इस रूलर की जो डायमेंशन होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है वो, 50 सेंटीमीटर होती है। इस बात को भी ख्यालात रखेंगे, है ना। हाँ, कह रहा है कि वन ऑफ इट्स एंड इज बेवल्ड, और इस रूलर का एक एंड बेवल्ड होता है, ठीक है ना। एंड इट इज़ नोन एज वर्किंग एज, और इसी एज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग एज। और उसी के एक और नाम है फ्यूडिशियल एज। क्या बोलते हैं भाव, फ्यूडिशियल एज, ठीक है ना। हाँ, इतना बात आपको क्लियर होगा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देगा ना बाबू कि बताओ फ्यूडिशियल एज किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे वर्किंग एज को ही दूसरा नाम क्या है,
फ्यूडिशियल एज और वर्किंग एज कैसा होता है, बेवल्ड होता है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप पूरा ढंग से समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, कह रहा कि प्लेन एलिडेड कंसिस्ट ऑफ 2 भांस। प्लेन एलिडेड कितना भांस कंसिस्ट करता है, 2 भान कंसिस्ट करता है, ठीक है ना। एकदम पूरी तरह से याद रखेंगे, 2 भांस बोथ एट बोथ इंड, और दोनों इंड पर दोनों भान लगाया रहता है, ठीक है ना। हाँ, विथ हिंज, और यहाँ पे हिंज से लगाया रहता है, फिक्स पूरी तरह से नहीं रहता है, हिंज से इसलिए लगाया रहता है कि ये वाला पूरी तरह से आगे मुड़ जाए, ये वाला यहाँ पे आकर के पूरी तरह से काम खत्म होने के बाद ये वाला को ऐसे रख के और सरिया के ले चले जाओ, ठीक है ना। यही इसीलिए यहाँ पे क्या रहता है, हिंज रहता है, इस तरह से मुड़ जाता है, ठीक है ना। हाँ, आगे कह रहा एंड बोथ एंड हिंज एंड रूलर एंड इट कैन फोल्डेड व्हेन एलिडेड, इसीलिए कि वो फोल्ड किया जा सकता है, जो भी बात बोलें। इट कैन फोल्डेड व्हेन एलिडेड इज नॉट यूज, जब यूज नहीं करेंगे तो फोल्ड करके ले चल जाओ, यही तो काम है, ठीक है ना। कह रहा कि वन ऑफ द भान इज साइट भान, एगो जो होता है वो साइट भान होता है या आई भान। साइट भान को ही दूसरा नाम क्या है, वो आई भान है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को समझिए, साइट भान को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, भाव आई भान। अरे देख रहे हैं तो करे ना बोलेंगे आई भान, यानी आँखियाँ सटाएगा उन्हें आई भान, इसी समझ लो, ठीक है ना। हाँ, बीच आर प्रोवाइडेड विथ नैरो स्लिट, इसमें क्या होता है, नैरो स्लिट होता है, बहुत पतला छेद प्रोवाइड रहता है, ठीक है ना। हाँ, बीच आर प्रोवाइडेड विथ नैरो स्लिट एंड अदर भान इज नोन एज ऑब्जेक्ट भान, और अदर भान को क्या बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट भान, ठीक है ना। हाँ, भान इट इज़ ओपेंड, ये पूरी तरह से ओपन रहता है, खाली बीच में वो बाल लगाया रहता है, पूरी तरह से बाल को टाइट करके लगाया रहता है। ये कौन सी बाल होती है, तो घोड़े की बाल होती है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। और प्लेटिनम का थिन वायर भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, तो वही बात लिखल गया है। इट इज़ ओपेंड एंड कैरीज हॉर्स हेयर, ठीक है ना, घोड़ा के बाल रहता है, ठीक है ना। और थिन प्लेटिनम वायर, आप चाहो तो थिन प्लेटिनम यानी पतला प्लेटिनम का वायर भी लगा सकते हो, ठीक है ना। और पूरी तरह से स्ट्रेटेज रहता है, यानी पूरी तरह से टाइट रहता है बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ओपनिंग, टॉप ओपनिंग एंड बॉटम ओपनिंग के बीच ये पूरी तरह से क्या होता है, बहुत टाइट होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, अरे बोलिए, इस वाले को क्या बोलते हैं भाव, अरे बोलिए, इस वाले को बोलते हैं हॉर्स हेयर, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो एलिडेड में आपको याद क्या रखना है, तो बस याद यही रखना है कि सर जिस एज में बेवल्ड रहेगा उसी को बोलते हैं वर्किंग एज, यानी उसी तरह से हम लोग काम करते हैं, और उसी का एक और नाम है फ्यूडिशियल एज, ये बात याद रखना है। दूसरी बात कि इसमें कितना भेन लगा होता है, तो बोले कि 2 भेन लगा होता है, एक तरफ को साइड भेन और एक तरफ को ऑब्जेक्ट भेन। साइड भेन से आप देखोगे ऑब्जेक्ट भेन जिधर रंजिंग रेड रहेगा, ठीक है ना। हाँ, साइड वेन को एक और नाम है आई भान, ठीक है ना। इसमें 2 गो स्लिट कटा होता है, कोई में 3 गो स्लिट कटा हुआ होता है, ठीक है ना। हाँ, ऑब्जेक्ट भान में क्या रहता है, हॉर्स हेयर लगाया रहता है, बस इतना ही याद रखना है ना। हाँ, और एक बात और, डायमेंशन वाली बात याद रखना कि इसकी डायमेंशन कितनी होती है, तो आप लोग को बोलना होगा कि सर 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। ये जो रूलर के जो डायमेंशन होता है, यानी रूलर माने स्केलवा के जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलिए, इतना क्रिस्टल क्लियर है, इसमें और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है ना। प्लेन टेबल में सिर्फ याद रखना है डायमेंशन 750 गुने 600, एकदम नींद में भी रहे तो यही याद होना चाहिए, 750 गुने 600। सबसे बढ़िया क्वालिटी के बोर्ड कौन सा होता है, तो कोस्ट सर्वे टेबल, ठीक है ना। हाँ, एलिडेड भी 2 टाइप के। अब हम लोग मूव करेंगे टेलीस्कोपिक एलिडेड की तरफ, ठीक है। तब तक इसको पॉज करके और इरेज करते हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिए, बार बार कहते हैं मौका नहीं दिया जाता कॉपी करने के लिए। चल करने के बाद अब हम लोग मूव करते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेड की तरफ। टेलीस्कोपिक एलिडेड को कभी कभी 4 नंबर में पूछ दिया जाता है कि एक्सप्लेन टेलीस्कोपिक एलिडेड, ठीक है ना। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि टेलीस्कोपिक एलिडेड क्या होता है। जिस तरह से प्लेन एलिडेड में आपको क्या होता था, एक रूलर लगा हुआ होता था, उसी तरह से यहाँ पे भी एक रूलर लगा हुआ होता है, और वहाँ पे भी रूलर में बेवल्ड एज एक रहता था, बेवल्ड एज जिसको वर्किंग एज बोल रहे थे। सेम काम यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी एक बेवल्ड एज इसको बोल रहे हैं, ये बेवल्ड एज है, बेवल्ड एज है, और इसी एज को यहाँ पे भी बोलते हैं वर्किंग एज। इसमें ग्रेजुएशन कटे होते हैं, और इसी ग्रेजुएशन के मदद से आप रीडिंग लेते हो, लाइन प्लॉट करते हो, और इसके ऊपर
इसी के ऊपर क्या रहता है कि एक ए फ्रेम अटैच होता है और इसी ए फ्रेम में एक ग्रेजुएटेड सर्किल लगाया होता था। ये ए फ्रेम है, ये ए फ्रेम है और इसी ए फ्रेम में क्या होता है कि एक सर्किल बनाया हुआ होता है, इस तरह से सर्किल, और इस सर्किल में ग्रेजुएशन कटा हुआ होता है, इसीलिए इस सर्किल को बोलते हैं ग्रेजुएटेड सर्किल। ठीक है ना। हाँ, इस तरह से सर्किल बना होता है तो इस सर्किल को बोलते हैं ग्रेजुएटेड सर्किल। ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, ऐसा इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड सर्किल। और इसमें एक टेलीस्कोप फिट हुआ करता है। ठीक है ना। देखिए प्लेन एलईडी में हम लोग क्या देखते थे, ऑब्जेक्ट भान और साइड भान आता था देखने के लिए, लेकिन इसमें क्या है, देखने के लिए ऑब्जेक्ट भान और साइड भान के जगह पर आपको टेलीस्कोप यूज किया है। क्या यूज किया, बहुत टेलीस्कोप यूज किया है। इस बात को आप गेस कर रहे होंगे। ठीक है ना, ये आपकी टेलीस्कोप है। ठीक है ना। हाँ, ये आपके क्या हो गया, देखिए इसको बोलते हैं क्या, आपको ये हो गया रूलर, रूलर। ठीक है ना। और ये आपकी हो गया टेलीस्कोप, और ये क्या हो गया, ग्रेजुएटेड सर्किल। ठीक है ना। हाँ, आप क्या करोगे, इसका यूज जनरली करते हैं इनक्लाइन साइटिंग के लिए। जैसे क्या प्लेन एलईडी में क्या होता था कि आप सिर्फ और सिर्फ सीधे देख सकते हैं, इधर उधर इनक्लाइन ऊपर नीचे करके नहीं देख सकते थे, तो वो समस्या आएगा, तो वो समस्या को सोल्यूशन करने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया करते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात कि उसमें बहुत ज़्यादा दूर तक धुंधला दिखाई पड़ने लगता था, तो उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेलीस्कोपिक एलईडी का यूज करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि बढ़िया बढ़िया काम के लिए हम लोग वो एलईडी को ना लगा के इस एलईडी को यूज करते हैं। बस यही एलईडी को ले जाकर रख देंगे ड्राइंग शीट पर और साइटिंग करके, और ई बेवल एज के सहारे से हम लोग क्या करेंगे, बहुत रीडिंग ले लेंगे, जैसा कि आप फिगर में भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। हाँ, देखिए इसकी पहले पढ़ लेते हैं कि वर्क फंक्शन क्या है, कैसे कैसे बना होता है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन द प्लेन टेबल फॉर ऑब्टेनिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली विदाउट यूजिंग चेन और टेप। इस इंस्ट्रूमेंट के तब यूज करते हैं जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को बिना चेन और टेप के सहायता से मेजरमेंट करना होता है तब। ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि इट इज यूज्ड, यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली बात है, इट इज यूज्ड वेयर इंक्लाइन साइटिंग, इंक्लाइन साइटिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है ना। इंक्लाइंड साइटिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इट इज यूज्ड फॉर इंक्लाइंड साइटिंग, इंक्लाइन साइटिंग या इंक्लाइन साइट एंड इंक्लाइन साइट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड एक्यूरेसी इज मोर रिक्वायर्ड। वहाँ पे हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, यानी टेलीस्कोपिक एलईडी को वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे इंक्लाइन लाइन ऑफ साइटिंग देखने की ज़रूरत पड़ रही है, दूसरी जहाँ पे मतलब एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना। हाँ, इतना बात आपको समझ आया, और इसको आप कितना में 4 मार्क्स में इसको लिख सकते हैं। इसको एक और बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में, और इन सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि द एलईडी, लिख सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ रूलर ग्रेजुएटेड सर्किल एंड टेलीस्कोप एंड अ टेलीस्कोप comma is known as telescopic LED, is known as, दिखाई पड़ रहा है ना, is known as telescopic LED, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना। हाँ, देखिए बस इस चीज़ को आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पिरिट लेवल की। तो स्पिरिट लेवल का हम लोग यूज जनरली करते हैं, लेवलिंग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। स्पिरिट लेवल कैसा होता है तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। देखिए इस तरह से एक मेटल का बना हुआ बॉक्स रहता है, और
मेटल का बना हुआ क्या रहता है, वो बॉक्स रहता है, और इस बॉक्स में स्प्रिट भरा होता है, ठीक है ना। इसी बॉक्स में क्या भरा हुआ होता है, वो स्प्रिट भरा हुआ होता है। इसी बॉक्स में क्या भरा होता है, वो स्प्रिट भरा हुआ होता है, और स्प्रिट एयर लिया के भरा हुआ होता है ताकि बबल्स फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, इस बॉक्स में क्या होता है कि एक एयर लिया हुआ होता है, ठीक है ना, यानी इस तरह से एयर लिया होता है ताकि बबल का फॉर्मेशन हो जाए, इसको बोलते हैं बबल। और यहाँ पे बना होता है स्प्रिट भरा होता है, फिल्ड विथ स्प्रिट, ठीक है ना। और ये मेटल बॉक्स हो गया। ब्लैक से इसलिए लिख रहे हैं ताकि क्लियर आपको दिखे, यही होता है स्प्रिट लेवल, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है ना। ये आपको क्या हो गया, वह स्प्रिट लेवल, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे स्प्रिट लेवल, ठीक है ना। हाँ, देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द स्प्रिट लेवल इज ए स्मॉल मेटल ट्यूब, देखिए स्मॉल मेटल ट्यूब होता है कंटेनिंग ए स्मॉल बबल, इसके साथ इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा बुलबुला रहता है, विच फील्ड इन विच स्प्रिट इज फील्ड, और इसमें क्या भरा होता है, वो स्प्रिट भरा होता है। जवाब ये आ रहा, मतलब क्वेश्चन ये रेज हो रहा होगा, सर स्प्रिट ही क्यों फील्ड करते हैं, तो इसका शानदार आंसर ये है कि उसकी जो होती है कि मतलब फ्रीजिंग जो होता है वो माइनस के रेंज में होता है, इसलिए ठंडा उंडा जगह पर भी हम लोग आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक बात और यहाँ पे लिख रहा है, द टेबल इज लेवल्ड बाई प्लेसिंग द स्प्रिट लेवल ऑन द बोर्ड, और इसको यूज कैसे करते हैं, तो ये वाला टेबल को क्या करते हैं ना, सॉरी ये वाला जो स्प्रिट लेवल इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को आप ड्राइंग टेबल के 3-4 जगह पर रख कर बबल को सेंटर में कर देंगे ना, तो हम समझेंगे कि हमारा जो प्लेन टेबल है वो पूरी तरह से लेवल में है। यानी इस इंस्ट्रूमेंट का एक काम है लेवलिंग करना, यानी प्लेन टेबल को पूरी तरह से लेवल में करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, वही बात पढ़ लेते हैं। द टेबल इज लेवल्ड बाय प्लेसिंग द स्प्रिट लेवल ऑन द बोर्ड एट लीस्ट 2 पोजीशन, कम से कम 2 पोजीशन पर रख करके चेक कर ही लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी पॉइंट पर चेक कर सकते हो तो टाइम पास होगा, लेकिन मिनिमम 2 पोजीशन पर रखकर चेक कर लेंगे। एक ऐसे किए तो उसके एक परपेंडिकुलर चेक करेंगे, यानी दोनों 90 डिग्री पर रख करके चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो वही लिखा है, एटलीस्ट 2 पोजीशन एट राइट एंगल गेटिंग द बबल इज सेंटर, ठीक है ना। चेक जब तक करते रहेंगे जब तक बबल सेंटर में ना आ जाए, ठीक है ना। इन द बोथ पोजीशन ऑफ द टेबल इज ट्रूली लेवल्ड, और दोनों पोजीशन से बबल क्या हो जाएगा, पूरी तरह से लेवल में आ जाएगा। यानी दोनों पोजीशन से चेक करने से आपको यही पता चलेगा कि आपकी प्लेन टेबल पूरी तरह से लेवल में। हालांकि लेवलिंग का पूरा मैकेनिज्म आप पहले से भी जानते हो, ठीक है ना, तो इसकी कहानी भी अपन कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं कंपास की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। तो कंपास देखिए, बार बार हम इस चीज़ को कह रहे हैं, कंपास का यूज जो हम लोग करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन पता करने के लिए सिर्फ करते हैं, नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, यानी नॉर्थ और साउथ की ओरिएंटेशन को पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ना कि एंगल यानी बियरिंग मेजरमेंट करने के लिए। बियरिंग मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे यूज नहीं करते कंपास को, इस बात को ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है ना, बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। तो बस वही बात लिखा है कि ओरिएंटेशन पता करने के लिए कंपास का यूज करते हैं। कंपास इज यूज टू ओरिएंटेशन प्लेन टेबल टू मैग्नेटिक नॉर्थ दैट इज डिटरमाइनिंग द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन द मैप, यानी मैप के नॉर्थ डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए इस कंपास का यूज यहाँ पे करते हैं। 2 टाइप्स के कंपास होता है, ट्रॉब कंपास और सर्कुलर बॉक्स कंपास। मोस्टली आपको प्लेन टेबल में ट्रॉब कंपास ही यूज करते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिए। कोई पूछ देगा कि कौन कंपास का यूज करते हैं बाबू इसमें प्लेन टेबल में, तो बोलिएगा कि सर हम लोग ट्रॉब कंपास का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनर चीज़ है और सारे के फिगर अटैच कर दे रहे हैं ना। हाँ देखिए, ट्रॉब कंपास के समझ लीजिए। ट्रॉब कंपास इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटल कंटेनिंग ए मैग्नेटिक नीडल। देखिए कैसा होता है, इससे हम बताते हैं। ये देखिए ट्रॉब कंपास के थोड़ा सा हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी ट्रॉब कंपास ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करोगे।
ठीक है ना। लाइनमा टेढ़ा हो ही जाता है। मान लीजिए सीधा लाइन है सर, मान के तो सर्वे पढ़ा दिए पूरा सर, ठीक है ना। ये टाइम पास हो रहा है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है ना। देखिए इस तरह से रहता है और यहाँ पे जो बनाया रहता है, देखिए ग्रीन कलर से दिखाते हैं, ग्रीन कलर के मार्कर किधर है, ठीक है ना। ये यहाँ पे सेंटर में क्या रहता है, एक मैग्नेटिक नीडल लगाया रहता है। आपको फिगर में भी बढ़िया से क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है ना। हाँ, अगर थोड़ा बहुत अगर समझिएगा तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन कट होता है ना, देखिए यहाँ पे 0 का रीडिंग होता है बीच में, और यहाँ पे 0 की रीडिंग होती है बीच में, ठीक है ना। और बाद बाकी किनारे किनारे रीडिंग रहता है, जो मतलब 5-5 का रीडिंग रहता है, 5-5 का रीडिंग रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सर 0-0 की ग्रेजुएशन कहाँ पे रहता है, तो आप लोग समझिएगा सर कि बीच में रहता है, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से रहता है आपकी कौन सा कंपास, ट्रॉ कंपास, ठीक है ना। बस वही बात है। ये पूरा मेटल का बना होता है ये जो बॉक्स, और जो मेटल का बना होता है वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक रहेगा तो नीडलवा अपने सटल रहेगा ओकरा में, ठीक है ना। इस बात को सोचिएगा है। हाँ, देखिए ट्रॉ कंपास को समझ लेते हैं। ट्रॉ कंपास इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटल। ये जो बना होता है वो नॉन मैग्नेटिक मेटल का बना होता है, कंटेनिंग ए मैग्नेटिक नीडल, और इसमें क्या रहता है, मैग्नेटिक नीडल रहता है। पाइवोटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स, और ये कहाँ पे पाइवोट किया रहता है, बॉक्स के सेंटर में, मतलब बीचों बीच रहता है। पाइवोट करने के मतलब वहाँ से वो घूम सकता है ना। हाँ, अरे मिनी ड्राफ्टिंग मशीन देखे थे ना, वहाँ पे एक पाइवोटेड था, वहाँ से सरका के हम लोग ड्राइंग बना लेते थे ना, वो उसको बोलते थे पाइवोटेड ज्वाइंट, पाइवोटेड की बोलते थे, वहीं पे पाइवोट रहता है, मैंने कि वहाँ से फ्रीली रूप से घूम सकता है। अरे बचपन में हमने घिरनी बनाते थे ना, वहाँ से कांटा में खगड़ा वाला पत्ता को लेकर के बनाते थे, तो वो जो कांटा होता है ना जस्ट लाइक पाइवोटेड, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, दिस कंपास कंसिस्ट ऑफ 0 मार्क एट द बोथ एंड, दोनों एंड पर क्या होता है, 0 मार्क होता है एंड, एंड मिडिल ऑफ द मिडिल, और जो बीच में रहता है इस बात को ध्यान दीजिएगा, टू लोकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और नॉर्थ साउथ को डायरेक्शन लोकेट कराएगा। मान लीजिए कहीं पे एक तरफ नॉर्थ होगा, एक साइड क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, है ना। हाँ, ये नॉर्थ साउथ को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ से ये तो बात समझ आया, ठीक है ना। हाँ, एंड एज ऑफ द कंपास इज स्ट्रेट लाइन, अगर पता चल गया कि नॉर्थ साउथ लाइन की डायरेक्शन पूरी तरह से कोइंसाइड कर गया नॉर्थ साउथ में, तो ये नॉर्थ साउथ लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं। 0-0 पर कोइंसाइड कर जाएगा ना, तो हम लोग समझेंगे कि पूरी तरह से ट्रूली नॉर्थ हो गया है ना। हाँ, तो वही बात है। और जब पूरी तरह से पता चल जाएगा कि नॉर्थ साउथ हो जाएगा, तो इस ए से लाइन पर, ड्राइंग बोर्ड पर क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, और खींचने के बाद यहाँ पे शो कर देंगे कि ये डायरेक्शन नॉर्थ का है, ये डायरेक्शन साउथ का है। ऐसे ड्राइंग बोर्ड पर हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, बस वही बात लिखल है कि टू लोकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द एज ऑफ कंपास इज स्ट्रेट, है ना। कंपास पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगा, ये वाला नीडल, तो हम समझेंगे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है ना। इतना कहानी हो गया कंप्लीट, इतने सारे एक्सरसाइज को कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं प्लम्बिंग फॉर्क की तरफ, तब तक इसको करते हैं पॉज और इरेज कर देते हैं। अब हम लोग प्लम्बिंग फॉर्क की ओर मूव करते हैं। देखिए प्लम्बिंग फॉर्क कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, देखिए इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट, ब्रास का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। हाँ, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, ब्रास का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह से, इस तरह से। बाल में लगाने वाला क्लिप होता है ना, जो लड़की लोग जो बाल में लगाती है क्लिप, उसी के जैसा होता है ये, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा
हेयर बेल्ट एक समझते हैं, जो बाल को सीधा रखने के लिए लोग यूज करते हैं हेयर बेल्ट, एकदम उसी के शेप के जैसा ही जनरली ये वाला होता है, ठीक है ना। हाँ, और इसमें ये किस मेटल का बना होता है, तो ब्रास मटेरियल का बना होता है। ब्रास एक मटेरियल होता है उसका बना होता है, जो एलॉय है, जो अपन केमिस्ट्री में इसको पढ़ाता भी था, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से यहाँ पे हुक लगाया हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको इस तरह से कस दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो बस कुछ नहीं, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं। और इसमें अगर प्लम्बर लटका देंगे, देखिए प्लम्बर लटकावे के पहले इसको हम लोग बोलते हैं यू फोर्क। क्या बोलते हैं वो, यू फोर्क, यू फोर्क। देखिए यू फोर्क बोलते हैं, लेकिन जैसे ही इस देखिए यू के जैसा शेप है कि नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं यू फोर्क। लेकिन जैसे ही इसमें प्लम्बर लटका देंगे, ये प्लम्बर लगा देंगे, बहुत लंबा लेंथ का, जितना भी लेंथ का हो, वो तो प्लम्बर के बारे में बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये अब दोनों को, ये प्लम्बर हो गया, प्लम्बर, तो दोनों को कंबाइन फॉर्म हो गया ये अब, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्लम्बिंग फोर्क, ठीक है ना। इसीलिए इसका कंबाइंड नाम है क्या, प्लम्बिंग फोर्क, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप प्लम्बिंग फोर्क को भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इसका काम क्या करते हैं, तो ड्राइंग क्या करते हैं ना, कि मान लीजिए कि ये ड्राइंग शीट है ना, ये ड्राइंग शीट है, ठीक है ना, यानी ड्राइंग टेबल है। ड्राइंग टेबल में क्या करते हैं, इस तरह से लगा देते हैं, ड्राइंग टेबल में इस तरह से लगा देते हैं, और ये आपकी सेंटर पॉइंट है, यानी जिस स्टेशन पर, सेंटर पॉइंट नहीं बोलिए, जहाँ पे आपको क्या है, पेग लगाया गया है ना, और तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ट्रांसफ़र करना है, या ई स्टेशन को यहाँ पे रख दीजिए, ये आपकी स्टेशन मार्क है, जहाँ पे आपको सेंटरिंग करना है, इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करना है। पेग लगा दो ना जी, अरे यहाँ पे पेग लगा दो, ऐसा मान लो ना, खूटा जी, खूटा नहीं समझते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब उसके ऊपर सेंटरिंग करना है, सेंटरिंग कर दिए, तो सेंटरिंग करने के बाद एक पॉइंट पता चलेगा ना ड्राइंग शीट पर, तो मान लीजिए कि ड्राइंग शीट पर आपको पॉइंट पता चल गया, तो इसको मार्क कर देंगे, ठीक है ना। तो एक ही काम इसका है कि ये जो ग्राउंड पर का जो पॉइंट है ना, उसको ट्रांसफ़र कर देना है किस पर, ड्राइंग शीट पर। इस बात को समझिए, ग्राउंड स्टेशन पर, ग्राउंड का जो स्टेशन पॉइंट है ना, उसको सीट पर ट्रांसफ़र करना ही इस यू फोर्क का काम होता है। बस एक इस चीज़ का बना होता है, एक ब्रास मेटल का बना होता है। ये दोनों, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, दोनों लेंथ बराबर होता है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे एक प्लम्बर लटकाया हुआ होता है, ठीक है ना। हाँ, इसको समझ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हेयर पिंड शेप, जो हेयर पिंड शेप का होता है, जो भी बताएं। ब्रास फ्रेम हैविंग 2 आर्म्स, ब्रास फ्रेम का होता है जो 2 आर्म से मिलकर बना होता है, ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। द अपर आर्म इज पॉइंटेड, अपर आर्म क्या होता है, पॉइंटेड होता है, नहीं नुकीला होता है, ठीक है ना। हाँ, और एक आ रहा है अपर आर्म एंड द लोअर आर्म कैरीज ए हुक सस्पेंडिंग ए प्लम्ब, और लोअर वाला जो एंड होता है वो हुक उसमें लगाया हुआ होता है, इसलिए कि ये प्लम्ब को सस्पेंड करने के लिए, ठीक है ना, लटकाने के लिए, है ना। हाँ, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ रिक्वायर्ड स्टेशन, वो एक्यूरेट सेंटरिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका जो मेन यूज होता है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर, यही वाला मेन पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ रिक्वायर्ड स्टेशन। बस यही चीज़ आप याद रखिएगा कि रिक्वायर्ड स्टेशन के एक्यूरेट सेंटरिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और सीट पर वो सेंटर पॉइंट को प्लॉट करता है डायरेक्ट, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद इसका निकाल करके रख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, एंड लोकेशन ऑफ द ड्राइंग सीट ओवर इट्स ग्राउंड स्टेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन विच इज ऑलरेडी नोन ऑन द ड्राइंग सीट टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से वो स्टेशन को ड्राइंग सीट पर डायरेक्टली प्लॉट कर देता है, ठीक है ना। तो ये हुआ प्लम्बिंग फोर्क का काम। हम हमेशा एक ही बात याद रखिएगा प्लम्बिंग फोर्क का, कि बस कुछ नहीं करना है, ग्राउंड पर की पॉइंट को मैप पर यानी
मैप पर कहने का मतलब ड्राइंग शीट पर प्लॉट करना, ठीक है ना। उसके बाद ड्राइंग शीट होता है। ड्राइंग शीट क्या करता है, ड्राइंग शीट क्या होगा, कुछ नहीं, जो आपके स्टैंडर्ड डायमेंशन की ड्राइंग शीट है उसको ले लेना है, बस खाली ध्यान देना है ना कि ड्राइंग शीट की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए ताकि इजीली एंड स्मूथली इरेज हो सके, और टेम्परेचर वेरिएशन यानी इन्वायरमेंटल कोई कंडीशन या क्लाइमेट कंडीशन की वजह से उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की केस ना आवे, यानी बढ़िया क्वालिटी तो वही होगा ना। तो बस वही बात लिखल है, ड्राइंग शीट इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द मैप, इसको मैप को बनाने के लिए यूज करते हैं। ड्राइंग शीट इज ड्राइंग शीट प्रॉपर इज मस्ट बी यूज्ड इन सुपीरियर क्वालिटी, यानी बढ़िया क्वालिटी की यूज करेंगे, ठीक है ना। फॉर मिनिमम इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, इसलिए कि क्लाइमेट कंडीशन का प्रभाव बड़ी कम पड़े और आसानी से जो गलती हो जाए कभी कभी ना तो रगड़े पड़ेगा ना, आप लोग तो इस सब में आगे है ये हैं इजीली इरेज करने के लिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल आज का पूरा टॉपिक फिनिश हुआ और अगले दिन हम लोग चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल और ओरिएंटेशन, और अगर ज़रूरत मिलेगा तो सेटिंग आउट में भी थोड़ा बहुत मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही।